हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज का हमारा टॉपिक है कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट। कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स का मतलब होता है वो कॉन्ट्रैक्ट जो किसी व्यापार या किसी बिजनेस से जुड़े हुए होते हैं। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट को हम प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ में क्यों पढ़ते हैं। तो बेसिकली होता क्या है कि कई बार ऐसी सिचुएशन अराइज हो जाती है। फॉर एग्जांपल, एक कॉन्ट्रैक्ट है जो इंग्लैंड में बना, लेकिन उस कॉन्ट्रैक्ट को इंडिया में परफॉर्म किया गया और जो सब्जेक्ट मैटर था वो जर्मनी में सिचुएट कर रहा है और पार्टीज अब डोमिसाइल्ड है इटली में। तो अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि इस कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच पे कौन सी कंट्री का लॉ है वो अप्लाई होगा। इसी क्वेश्चन को डील करने के लिए हम कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट के टॉपिक को प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ में पढ़ते हैं। इसमें जनरली दो प्रिंसिपल्स को पहले फॉलो किया जाता था। फर्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ लेक्स लोकी कॉन्ट्रैक्टस, जिसका मतलब होता है लॉ ऑफ प्लेस वेयर कॉन्ट्रैक्ट मेड, मतलब जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बना। दूसरा है लेक्स लोकी सोल्यूशनिस, जिसका मतलब है वो जगह जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म किया गया। कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड इंटरनेशनल लेवल पर कुछ एफर्ट्स किए गए कि कोई ऐसा एक यूनिफाइड लॉ लेके आया जाए जो सभी कंट्रीज़ में अप्लाई होता हो। कुछ एफर्ट्स थे, जैसे ड्राफ्ट मेड बाय इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल लॉ एट रोम, ये 1939 में बनाया गया था, लेकिन इसको एनफोर्समेंट नहीं मिली थी। उसके बाद हेग कॉन्फ्रेंस हुई थी, 1956 में भी हुई थी, फिर 9th और फिर 1964 में भी, लेकिन इन सब का कोई ख़ास फ़ायदा हुआ नहीं क्योंकि सभी कंट्रीज़ ने इनको रेटिफाई नहीं किया था। अब हम जनरली इससे रिलेटेड एक कंसेप्ट पढ़ते हैं, एक थ्योरी पढ़ते हैं, वो है प्रॉपर लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये जो प्रिंसिपल था वो इंग्लिश प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ में ज़्यादा पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इवॉल्व हुआ था। प्रॉपर लॉ का मतलब होता है कोई भी ऐसा एप्ट लॉ, मतलब जो उपयुक्त हो, जो करेक्ट हो, जिसको सभी कॉन्ट्रैक्ट्स के एनफोर्सिबिलिटी पे अप्लाई किया जा सके। इसके अंदर हम दो थ्योरीज को पढ़ते हैं। सबसे पहले है थ्योरी ऑफ इंटेंशन। ये थ्योरी प्रोफेसर डाइसी के द्वारा प्रोपाउंड की गई थी। इसके अंदर कि जो लॉ पार्टीज चाहती है, उनकी जो इंटेंशन है, वही लॉ उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट पे अप्लाई होगा। और अगर पार्टी ने ऐसा कुछ एक्सप्रेसली मेंशन नहीं कर रखा अपने कॉन्ट्रैक्ट में, तो वो केस के सर्कमस्टांसिस से और जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके रिलेवेंट प्रोविजंस को देख के अंदाज़ा लगाया जाएगा कि पार्टी की इंटेंशन क्या है, कि उनका केस जो है, उनका जो कॉन्ट्रैक्ट की एनफोर्सेबिलिटी है वो कौन से लॉ के द्वारा डिसाइड की जाए। तो ये थी थ्योरी ऑफ इंटेंशन जो प्रोफेसर डाइसी ने प्रोपाउंड की थी। अगली है रियल कनेक्शन थ्योरी। ये थ्योरी प्रोफेसर वेस्टलेक ने प्रोपाउंड की थी। इसके अकॉर्डिंग ये देखा जाएगा कि जिस कंट्री का लॉ सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट उस कॉन्ट्रैक्ट के साथ कनेक्टेड है, वही लॉ प्रॉपर लॉ होगा। फॉर एग्जांपल, एक्स और वाई के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है। एक्स जो है वो फ्रांस से है और वाई जो है इटली से है। कॉन्ट्रैक्ट बना इटली में, परफॉर्म भी किया गया इटली में, लेकिन जो बाद में पेमेंट वगैरह जो ड्यू थी वो फ्रांस बैंक में करवानी थी। लेकिन इस केस में ये देखा गया कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट का कनेक्शन है वो इटली से ज़्यादा बन रहा है, क्योंकि वहाँ पे ही कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड हुआ था, वहीं पे परफॉर्म हुआ था, तो यहाँ पे इटली का लॉ ज़्यादा अप्लाई होगा। ये है रियल कनेक्शन थ्योरी। कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट में अगला जो टॉपिक हम पढ़ते हैं वो है व्हेन द पार्टीज हैव चूजन द प्रॉपर लॉ। तो जो कॉन्ट्रैक्ट के जो दोनों पार्टीज होती हैं उनके पास पूरी फ्रीडम होती है कि वो अपने लिए खुद ही चूज़ करे कि उनके कॉन्ट्रैक्ट को कौन सा लॉ गवर्न करेगा। इस टॉपिक को हम कुछ सब हेड्स में पढ़ सकते हैं। जैसे फर्स्ट है फ्रीडम ऑफ पार्टीज टू चूज़ प्रॉपर लॉ। इसके अंदर आर्टिकल 3(1) में ये 3(1) ऑफ रोम कन्वेंशन 1991 में ये लिखा था कि जो पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट है वो अपना लॉ खुद डिसाइड कर सकती है। वो एक्सप्रेसली भी हो सकता है, इम्प्लाइडली भी हो सकता है,
फिर है कि जो पार्टीज़ हैं वो अलग अलग लॉ डिसाइड कर सकती हैं कॉन्ट्रैक्ट के अलग अलग पार्ट्स के लिए। फॉर एग्जांपल एक लॉ उन्होंने डिसाइड कर लिया जो कि उनकी राइट्स और ऑब्लिगेशन को डिसाइड कर लेगा, दूसरा उन्होंने किया जो आर्बिट्रेशन को डिसाइड करेगा, फिर तीसरा डिसाइड किया जो प्रोसीजर करेगा। तो इस हिसाब से पार्टीज़ के पास पावर है कि वो अलग अलग पार्ट के लिए अलग अलग लॉ डिसाइड कर सकती है। फिर नेक्स्ट इसमें आता है इनकॉर्पोरेशन ऑफ फॉरेन लॉ। फॉरेन लॉ का भी वो इनकॉर्पोरेट कर सकती है कॉन्ट्रैक्ट में, ये पार्टीज़ के पास फ्रीडम होती है। इनकॉर्पोरेशन ऑफ आर्बिट्रेशन क्लोज, आर्बिट्रेशन क्लोज डाल सकती है कॉन्ट्रैक्ट में, जिसके अंदर ये होता है कि अगर कल को हमारा कोई भी डिस्प्यूट होगा तो हम उस आर्बिट्रेटर से अपना डिस्प्यूट जो है रिजॉल्व कराएंगे। और ये लगभग हर एक केस में ये डिसाइड किया गया कि आर्बिट्रेशन को प्रॉपर लॉ ही कंसीडर किया जाए। फिर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या पार्टीज बिल्कुल फ्री है कि कोई भी लॉ चूज़ कर सकती है? तो जनरली तो है यस, वो कर सकती है, लेकिन ये है कि वो बोनाफाइड हो, मतलब उनकी कोई गलत इंटेंशन ना हो, बोनाफाइडली वो कोई भी लॉ चूज़ कर सकती है। इंडिया में ऐसा कोई स्टैट्यूट नहीं है इस सब्जेक्ट मैटर में जो ये बताता हो कि क्या पार्टीज कोई भी लॉ चूज़ कर सकती है या नहीं। लेकिन एक केस था जो है धनराजमल गोविंदराम वर्सेस श्यामजी कालिदास, जिसके अंदर कोर्ट ने ये बोला था कि जो पार्टीज हैं वो कोई भी लॉ डिसाइड कर सकती है। फिर मान लो कोई एक ऐसी सिचुएशन अराइज होती है कि पार्टीज़ ने अपनी कोई भी इंटेंशन एक्सप्रेस नहीं करी, ना उन्होंने कुछ लिखा, ना उन्होंने ऐसा कोई सर्कमस्टांसेस है जिससे हम ये पता लगा सकें कि पार्टीज़ की इंटेंशन थी। तो फिर क्या होगा? तो ये एक केस था दिल्ली क्लॉथ एंड जनरल मिल्स वर्सेस हरनाम सिंह का, जिसमें कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि अगर कहीं पे पार्टीज़ ने कुछ भी डिसाइड नहीं किया तो वहाँ पे रियल कनेक्शन थ्योरी को अप्लाई किया जाएगा। तो यहाँ पे कनेक्शन देखने के लिए कुछ एक फैक्टर जो कोर्ट ने कंसिडर किए थे, जैसे कि फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये देखा जाएगा, प्लेस जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बना वो देखा जाएगा, परफॉर्म जहाँ हुआ वो देखा जाएगा, पार्टीज जहाँ रह रही है वो, ये सब देख के फिर देखा जाएगा कि कौन सी कंट्री के लॉ के साथ उस कॉन्ट्रैक्ट का ज़्यादा कनेक्शन है, वो अप्लाई किया जाएगा। फिर है प्रिजम्पशन एज टू प्रॉपर लॉ। कई बार ना तो पार्टीज ने डिसाइड किया ना कुछ और, तो वहाँ पे कुछ प्रिजम्पशन लेके चलती है कोर्ट। ये इंडियन कोर्ट्स नॉर्मली जो प्रिजम्पशन लेती है वो है लेक्स लोकी कॉन्ट्रैक्टस। अगर कुछ भी एक्सप्रेसली मेंशन नहीं किया जाएगा तो लेक्स लोकी कॉन्ट्रैक्टस मतलब कि लॉ ऑफ प्लेस वेयर कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म, जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बना उसको देखा जाएगा, या लेक्स लोकी सोल्यूशनिस जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट जिस जगह पे कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हुआ वो जो प्रिंसिपल है अप्लाई किया जाएगा, या लेक्स फोरी का। तो ये जो कुछ एक प्रिजम्पशन है जो कोर्ट ले सकती है। फिर अगला जो टॉपिक है जो हम कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स में पढ़ते हैं वो है कंस्ट्रक्शन और इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, या इसको हम फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी बोलते हैं। जनरली किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के दो एस्पेक्ट होते हैं, वो है फैक्टम ऑफ एग्रीमेंट और रियलिटी ऑफ एग्रीमेंट। फैक्टम में जो फैक्ट्स मतलब पहले ऑफर, फिर एक्सेप्टेंस, या ऑफ़र कहीं रिवोक तो नहीं कर लिया था, या कंसिडरेशन। क्या कंसिडरेशन कुछ एक कंट्रीज़ हैं वो कंसिडरेशन को असेंशियल नहीं मानती, लेकिन कुछ एक कंट्रीज़ मानती है। तो ये जो सारे हैं ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है। तो ये क्वेश्चन अराइज होता है कि ये जो सारे ऑफ़र हैं, एक्सेप्टेंस है, इनको कैसे डिसाइड किया जाए। तो यहाँ पे कुछ एक जो राइटर्स हैं वो लेक्स लोकी कॉन्ट्रैक्टस प्रिंसिपल को फॉलो करने की बात कहते हैं, जिसके अंदर लॉ ऑफ प्लेस वेयर कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म, जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बना उस कंट्री के लॉ के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि ऑफ़र कैसे गया, एक्सेप्टेंस हुई कि नहीं हुई, और कहीं रिवोक तो नहीं हो गया, या फिर कंसिडरेशन। लेकिन कुछ एक जो राइटर हैं वो बोलते हैं कि हमें इसमें भी प्रॉपर लॉ प्रिंसिपल को फॉलो करना चाहिए। सेकेंडली है रियलिटी ऑफ एग्रीमेंट, कि एग्रीमेंट की रियलिटी हम देखते हैं कि जो कंसेंट ली गई है पार्टीज़ की
वो कहीं मिस्टेक से तो नहीं ली गई, फ्रॉड या मिस रिप्रेजेंटेशन या अनड्यू इन्फ्लुएंस के द्वारा ली गई हो। ये सब देखने के लिए यहाँ पे हम नॉर्मली प्रॉपर लॉ को फॉलो करते हैं। इंग्लिश और इंडियन लॉ में ऐसा कुछ नहीं है जहाँ पे ये बताया गया हो कि रियलिटी चेक करने के लिए हम कौन से प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे, लेकिन ये जो प्रोफेसर चेशयर है, ग्रेवसन है, इन्होंने प्रॉपर लॉ की एप्लीकेशन पे ही ज़्यादा फोर्स दिया है। फिर अगला पॉइंट है कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कैपेबल होना। जैसे इंडिया में है कि मेजर है या नहीं है, वो अनसाउंड माइंड पर्सन है या नहीं है, लेकिन ये भी कंट्री टू कंट्री वेरी करता है। तो यहाँ पे भी यही क्वेश्चन अप्लाई होता है कि कौन सा प्रिंसिपल जो है हम फॉलो करें इस पार्टीज की कैपेसिटी को चेक करने के लिए। तो इंडियन और इंग्लैंड अथॉरिटी तो इस पॉइंट पे भी साइलेंट है, उनमें कहीं ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ कि कौन से प्रिंसिपल को फॉलो करना चाहिए। कुछ जो है वो लेक्स डोमिसिली को फेवर करते हैं, और एक लॉर्ड ग्रीन है, उन्होंने कहा है कि लॉ ऑफ प्लेस को देखा जाना चाहिए। वहीं जो प्रोफेसर चेशयर है वो बोलते हैं कि दोनों को, डोमिसिली और कॉन्ट्रैक्टस दोनों को देखा जाए। नेक्स्ट है फॉर्मल वैलिडिटी। फॉर्मल वैलिडिटी वो लोकल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जिनको फॉलो करना, फुलफिल करना ज़रूरी होता है, वरना जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अनएनफोर्सेबल माना जाता है। फॉर एग्जांपल इंडिया में अगर हम देखें तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है, तो मान लो उसके अंदर कहीं प्रोविज़न दे रखा है कि कुछ प्रेस्क्राइब फीस या कुछ प्रेस्क्राइब ऐसा प्रोविज़न है जो हमें मानना पड़ेगा, वरना वो कॉन्ट्रैक्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। तो उस हिसाब से वो हमारे लोकल लॉ, हमारे डोमेस्टिक लॉ की एक फॉर्मेलिटी है जिसको पूरा करना होता है। तो इसके अंदर जो इंटरनेशनल लेवल पे है वो जनरली जो कॉन्ट्रैक्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड होते हैं उनमें तो प्रॉपर लॉ प्रिंसिपल को फॉलो किया जाता है, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट मूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड होते हैं वो लेक्स लॉ की कॉन्ट्रैक्टस प्रिंसिपल, मतलब कि लॉ ऑफ प्लेस, जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बना उस जगह के वो प्रिंसिपल्स, उस जगह के लॉ को देखा जाता है। नेक्स्ट है मटेरियल वैलिडिटी। मटेरियल वैलिडिटी मतलब कोई ऐसा एग्रीमेंट है जो कि लॉ की नज़रों में अनएनफोर्सेबल है। फॉर एग्ज़ाम्पल इंडियन और इंग्लैंड के ये जो हैं कॉन्ट्रैक्ट टू कमिट क्रिमिनल ऑफेंस और कॉन्ट्रैक्ट इन रेस्टोरेंट ऑफ ट्रेड है, मैरिज है या वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट है, ये सारे वॉइड माने जाते हैं, अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो इन सबको हम क्या बोलते हैं, मटेरियल वैलिडिटी या एसेंशियल वैलिडिटी, जिनका होना ज़रूरी होता है। अगर ये वैलिड हैं तो ही इनको एनफोर्सेबल करवाया जा सकता है। तो इंग्लिश और इंडियन प्राइवेट जो इंटरनेशनल लॉ है हमारा, ये इस टॉपिक पे प्रॉपर लॉ प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। और मान लो अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपर लॉ के अकॉर्डिंग इलीगल है तो उसको एनफोर्स नहीं कराया जाएगा, चाहे वो दूसरे प्रिंसिपल्स के अंदर लीगल हो तो भी। अगला टॉपिक है इफेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ऑब्लिगेशन अराइजिंग अंडर कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट का इफेक्ट क्या होता है, जनरली कॉन्ट्रैक्ट में राइट्स एंड ऑब्लिगेशन डिसाइड होते हैं पार्टीज़ के। तो इसका इफेक्ट कौन से प्रिंसिपल को देख के डिसाइड करेंगे हम। इसमें जनरली दो प्रिंसिपल को फॉलो किया जाता है, एक तो है प्रॉपर लॉ, दूसरा है लेक्स लॉ की सॉल्यूशंस। ये अलग अलग मैटर में डिसाइड किया जाता है। मान लो अगर हमें कहीं पे किसी कॉन्ट्रैक्ट का, किसी ऑब्लिगेशन के सब्सटेंस को डिसाइड करना है तो हम प्रॉपर लॉ को फॉलो करेंगे, लेकिन हमें उसी ऑब्लिगेशन के मोड को डिसाइड करना है, मोड ऑफ परफॉर्मेंस को, तो हम ये लेक्स लॉ की सॉल्यूशंस वाले प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे। फॉर एग्जांपल हमें ये कोई कॉन्ट्रैक्ट है पेमेंट ऑफ मनी से रिलेटेड, तो अब वो पेमेंट कौन सी करेंसी में करनी है ये
हम लेक्स लोसी सोल्यूशनिस्ट वाले प्रिंसिपल को देख के डिसाइड करेंगे, ठीक है। और हमें ये डिसाइड करना है कि जो पेमेंट है वो कहाँ की जाएगी, कौन से प्लेस पे की जाएगी, तो वो हम प्रॉपर लॉ प्रिंसिपल को फॉलो करके डिसाइड करेंगे। तो इसमें जनरली 2 ही पॉइंट बनते हैं। फिर आता है डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो डिस्चार्ज जो है 5 तरह से होता है। अगर कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो गया तो, या फिर इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, अब परफॉर्म नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल हो गया। बाय अकॉर्ड एंड सेटिस्फैक्शन, मतलब पार्टीज़ ने आपस में वो कर लिया, समझौता हो गया कि छोड़ो। या फिर नोवेशन, मतलब कोई नया कॉन्ट्रैक्ट आ गया उसकी जगह पे। या फिर है चेंज इन लेजिस्लेशन, मतलब जो उससे रिलेटेड जो लॉ था वो ही चेंज हो गया। तो ये 5 तरीके हैं जिससे कॉन्ट्रैक्ट जो है डिस्चार्ज हो जाता है। और जनरली इन सभी में जो हम प्रिंसिपल ऑफ प्रॉपर लॉ को ही फॉलो करते हैं। तो आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।